हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता था अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आया था वो कितना था? तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता E = K × 2P/R³ और निरक्षीय स्थिति में कितना आया था? निरक्षीय स्थिति में E = K × P/R³। यानी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान कितना आया था? K × 2P/R³ और निरक्षीय स्थिति में कितना आया था? K × P/R³। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय द्विध्रुव हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता था? तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को जब अल्प दूरी पर रखा जाता है तो उससे जो सिस्टम बनता है उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में हम लोग क्या देखे थे कि विद्युतीय द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके बीच का जो अल्प दूरी है उसी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते थे? P से। क्या आता था? विद्युतीय द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल। तो अल्प दूरी कितना होता था? 2L। इसी को क्या कहते थे? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि था, बताया गया था, और इसकी दिशा क्या होगा? निगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये केस 3 होगा। केस 1 में हम लोग क्या देखे थे? केस 1 में था अक्षीय स्थिति, केस 2 में क्या था? निरक्षीय स्थिति। तो अब देखते हैं केस 3 में। तो केस 3 में क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई सा भी जनरल पॉइंट लेना है, वहाँ पे क्या करना है? हमें तीव्रता फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लेना होगा? विद्युतीय द्विध्रुव को। चलिए AB यहाँ पर कोई विद्युतीय द्विध्रुव है। विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण होना चाहिए लेकिन विपरीत प्रकृति होना चाहिए। तो एक को निगेटिव और दूसरे को क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। अब इस विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं P। तो इस P बिंदु पर क्या करना होगा? तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं? AB जो विद्युतीय द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा? मान लेते हैं कि यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है? O। और इस AB विद्युतीय द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर क्या करना है? तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस O से P को मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं। इस O से P को मिला दिए। इसका दूरी कितना हो जाएगा? O से लेकर के P तक का दूरी कितना होगा? R। और ये जो P बिंदु है इस विद्युतीय द्विध्रुव से कितना कोण बना रहा है? तो मान लेते हैं कितना कोण बना रहा है? ये थीटा कोण बना रहा है। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे बताए थे कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि जिसकी दिशा क्या होता है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब ध्यान देना, यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा P, इसकी दिशा किधर होगा? तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, यानी दो घटक में इसे तोड़ देंगे। तो दो घटक में तोड़ते हैं इसे। एक घटक ये हो जाएगा और एक घटक ये हो जाएगा। इस P को दो घटक में तोड़ दिए, एक P1 मान लेते हैं और एक P2 मान लेते हैं। अब P का काम खत्म हो गया। यहाँ पर इसको जब दो कंपोनेंट में तोड़ लिया तब इस P का काम खत्म हो गया। अब इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये P का जो घटक P1 है यहाँ पर, इसके साथ ये कोण बना रहा है। तो जिसके साथ कोण बनाता है उसके साथ क्या आता है? cos थीटा। जिसके साथ कोण बनाएगा उसके साथ क्या आएगा? cos थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं P cos थीटा। और इसके साथ कोण नहीं बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा? P sin थीटा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पिछले वीडियो में देखे थे। तो अक्षीय स्थिति में ये P बिंदु जो है इसके साथ अक्षीय स्थिति बना रहा है और इसके साथ क्या बना रहा है? निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति का डायरेक्शन पिछले वीडियो में बताया गया था। अक्षीय स्थिति अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं वहाँ पर। इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। इसको मान लेते हैं E1। और ये जो निरक्षीय स्थिति है तो निरक्षीय स्थिति में डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस साइड में होगा।
अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पे देख सकते हैं निरक्षीय स्थिति। तो इसमें डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कितना E2। तो हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता फाइंड करना है। तो तीव्रता किसी बिंदु पर यानी इस P बिंदु पर फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, ये E1 और E2 दोनों का परिणामी कहाँ पे निकलेगा, तो दोनों का परिणामी कहाँ पे निकलेगा, इसको मिला देते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम लगा देंगे। तो ये जो है दोनों का परिणामी तीव्रता होगा और इसी को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों की हेल्प से करेंगे। अक्षीय स्थिति में कितना था, अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति इसके साथ ये अक्षीय स्थिति बना रहा है जिसका तीव्रता कितना है E1। तो अक्षीय स्थिति में E1 मान लेते हैं और अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या मिला था, K × 2P/r³। अब इसके साथ अक्षीय स्थिति बना रहा है तो इसके साथ क्या है, P cos θ है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, P cos θ। और इसके बाद देखते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग क्या देखे थे, तीव्रता का मान इसके साथ ये बिंदु जो है निरक्षीय स्थिति में है, तो इसके साथ निरक्षीय स्थिति में इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो E2। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, K × P/r³। अब इसके साथ चूंकि निरक्षीय स्थिति में है तो P के साथ क्या आ रहा है, sin θ। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, sin θ। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें परिणामी तीव्रता निकालना है। परिणामी तीव्रता P पर, किस बिंदु पर, P बिंदु पर। तो लिख देंगे यहाँ पर P बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए क्या करेंगे, E बराबर फार्मूला लगाएंगे √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 × E2 × cos θ। ठीक है यहाँ तक। तो E = क्या हो जाएगा, अब E1 का स्क्वायर। अब देखते हैं E1 कितना है, तो E1 जो है वो K × 2P cos θ/r³। ठीक है। अब E1 का स्क्वायर है तो सब का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। करते हैं सबका स्क्वायर, K का स्क्वायर, फिर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। P है तो P का स्क्वायर कितना, सॉरी P है तो P का स्क्वायर, cos θ है तो cos स्क्वायर θ। ठीक है यहाँ तक। बट्टा में r का पावर 3, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो r का पावर 6। फिर प्लस में क्या है E2 का स्क्वायर, तो E2 कितना है, K × P sin θ/r³। सबका स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर P स्क्वायर sin स्क्वायर θ। लिख देते हैं K स्क्वायर P स्क्वायर sin स्क्वायर θ। r का पावर 3 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो r का पावर 6। इसके बाद है 2E1 × E2 × cos θ। तो ये जो cos θ एंगल है ये किसके बीच का एंगल होगा, तो E1 और E2 के बीच का एंगल। तो देखते हैं E1 और E2 कितना है, E1 यहाँ पे है, E2 यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल हो रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या जानते हैं हम लोग, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो जब cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा तो ये 0, और जब ये 0 तो इससे गुना होकर के ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो जब ये पूरा 0 हो जा रहा तो इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं यहीं पे। तब क्या हो जाएगा E = अब दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, K स्क्वायर इसमें भी, P स्क्वायर इसमें भी, r का पावर 6 दोनों में है। तो इतना को कॉमन कर लिया जाए, K का स्क्वायर P का स्क्वायर बटा r का पावर 6। तो अब इसमें क्या बचा 4 cos स्क्वायर θ, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। इसमें क्या बचा sin स्क्वायर θ। तो E = K को बाहर निकालेंगे रूट से तो K, P स्क्वायर को बाहर निकालेंगे P, बटा में कितना हो जाएगा r के पावर 6 को बाहर निकालेंगे r का पावर 3। अब रूट में क्या रह गया, तो रूट में 4 cos स्क्वायर θ, इसको लिख देते हैं 3 cos स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ। ये जो 4 cos स्क्वायर θ था कितना हो गया 3 cos स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ। अब ये जो sin स्क्वायर θ है इसको लिख दीजिए यहाँ पे sin स्क्वायर θ। तो देखते हैं क्या होता है,
E बराबर K इंटू पी बटा आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देते हैं इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको देखिए ये कितना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो लिख देते हैं 1। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा तीव्रता का। किसके कारण है? तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टॉर्क। तो क्या है बल आघूर्ण? तो विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर, विद्युतीय द्विध्रुव तो बताया गया है कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों को कहाँ रखना है? अति सूक्ष्म दूरी पर यानी अल्प दूरी पर। तो विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल एवं उसके बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। अब है कि बल आघूर्ण को किससे सूचित करेंगे? तो बल आघूर्ण को सूचित करेंगे टॉर्क से या टाउ से। लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय टाउ। इसे टाउ पढ़ेंगे या फिर टॉर्क पढ़ेंगे, क्योंकि बल आघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। इस सिंबल को भी क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे या फिर टाउ बोलेंगे। तो क्या है बल आघूर्ण? विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल एवं उसके बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, किससे सूचित करेंगे? टॉर्क से सूचित करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो कहा जा रहा है विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो बल कितना लगेगा? F, और उसके बीच के लंबवत दूरी, उसके बीच के लंबवत दूरी का गुणनफल। तो लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा दूरी? लंबवत दूरी। और इसी के गुणनफल को क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। तो फॉर्मूला मिल गया है टॉर्क बराबर F इंटू लंबवत दूरी। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? देखते हैं एसआई मात्रक, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक सूत्र है हमारे पास टॉर्क बराबर F इंटू लंबवत दूरी। टॉर्क बराबर F इंटू लंबवत दूरी। तो इसका क्या निकालना है? मात्रक। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या जानते हैं? बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। यानी बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। अब इसका विमा देख लेते हैं। विमा डायमेंशन क्या होगा इसका विमा? तो किसका विमा चाहिए? टॉर्क का, टॉर्क का डायमेंशन। तो फॉर्मूला है हमारे पास F इंटू लंबवत दूरी। तो बल का विमा तो जानते हैं, बल का विमा क्या होगा? ml t का पावर -2। आई इंटू क्या है? लंबवत दूरी। तो दूरी का विमा क्या होता है? तो दूरी का विमा हो जाएगा L। विमा को बड़ी कोष्ठ में लिखेंगे, m के जगह पर m, L में L से गुना होगा L स्क्वायर, और t का पावर कितना? -2। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, और विमा कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर t का पावर -2। तो बल आघूर्ण के बाद हम देखेंगे बल आघूर्ण बनने की शर्त को लिखें। क्वेश्चन है बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल आघूर्ण बनने की शर्त क्या है, इसको लिखें। तो बल आघूर्ण बनने का शर्त क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या लेना होगा? एक अक्ष को लेना होगा। इस अक्ष पर 2 आवेश, इस अक्ष पर क्या लेंगे? 2 आवेश लेंगे। 2 आवेश लेंगे जिसका परिमाण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू, दोनों का परिमाण क्या है? समान। लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, एक निगेटिव तो दूसरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या किए? एक अक्ष पर 2 आवेश लेना है जिसका परिमाण क्या होना चाहिए? समान, और प्रकृति क्या होना चाहिए? विपरीत। अब दूसरा कंडीशन है इसका कि इसके बीच यानी आवेशों के बीच की जो दूरी है, ये आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? अति सूक्ष्म होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। तो अल्प दूरी को किससे सूचित किए थे? 2l से। तो आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए। अब तीसरा केस में हम लिख सकते हैं कि आवेशों पर लगने वाला बल का मान समान होना चाहिए। दोनों आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन दिशा क्या होना चाहिए? विपरीत। अगर इस आवेश पर बल F लगता है तो इस पर भी बल कितना लगेगा? F लगेगा। यानी बल का जो परिमाण है वो समान होना चाहिए, लेकिन बल की जो दिशा है वो विपरीत होनी चाहिए।
तो इस पर भी F बल लग रहा है और इस पर भी कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। लेकिन F बल ये इस डायरेक्शन में और इस पर जो बल लग रहा है ये इस डायरेक्शन में। जब बल इस डायरेक्शन में लगेगा ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर, तब क्या होगा, ये घूमने लगेगा यानी घूर्णन करेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बनने की शर्त क्या है, एक अक्ष पर दो आवेश, आवेशों का परिमाण समान और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, आवेशों के बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए, आवेशों पर लगने वाला बल का मान समान होना चाहिए लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। नोट कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे समरूप क्षेत्र। समरूप क्षेत्र क्या है, तो कहेंगे कि वैसा क्षेत्र या वैसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो, समान हो। यानी कोई ऐसा विद्युतीय क्षेत्र होगा जिसमें प्रत्येक आवेश पर जो बल लगेगा उसका मान क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, समरूप क्षेत्र कहते हैं। अब है यहाँ पे कि समरूप क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, तो ये समांतर होती है। विद्युत बल रेखाएं समांतर किस क्षेत्र में होती है, समरूप क्षेत्र में। तीसरा पॉइंट में इसमें है कि समरूप क्षेत्र में, यानी ये जो समरूप क्षेत्र है इसमें कोई धन आवेश है, ठीक है, यहाँ पे धन आवेश ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कोई ऋण आवेश है। ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है। तो समरूप क्षेत्र में जो धन आवेश है, तो इस धन आवेश पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा क्या होगा, तीव्रता के दिशा की ओर, और जो ऋण आवेश है उस ऋण आवेश पर लगने वाला बल की दिशा तीव्रता के दिशा के क्या होगा, विपरीत ओर। तो ये तीव्रता के दिशा है और ये धन आवेश है, तो इस पे जो बल लगेगा वो तीव्रता के दिशा की ओर होगा, और ये जो ऋण आवेश है इस पे जो बल लगेगा वो तीव्रता के दिशा के विपरीत ओर होगा। लिख दिया गया है यहाँ पे कि समरूप क्षेत्र में धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा तीव्रता के दिशा की ओर होती है, जबकि ऋण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा तीव्रता के विपरीत ओर होती है। इसके बाद देखेंगे समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण का व्यंजक। समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण, देखते हैं समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण का व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक समरूप क्षेत्र ले लिया गया है, इस समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इस समरूप क्षेत्र में लेते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव को, विद्युतीय द्विध्रुव को, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इस बिंदु को क्या मान लिए, बी मान लिए। तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्युतीय द्विध्रुव। और विद्युतीय द्विध्रुव में हम जानते हैं कि बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है, जिसको किससे सूचित करते हैं, 2l से सूचित करते हैं। अब देखेंगे कि ये जो विद्युतीय द्विध्रुव है समरूप क्षेत्र में, ये क्षैतिज के साथ कोण कितना बना रहा है, क्षैतिज के साथ ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस बिंदु से क्षैतिज तक मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि माना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव होगा। माना ए बी क्या है, एक विद्युतीय द्विध्रुव है। ये माना लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी क्या विद्युतीय द्विध्रुव है जो क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, इस बिंदु को मान लेते हैं कितना, ओ। तो इस त्रिभुज से चलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ओ ए बी। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, तो इस त्रिभुज में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा। हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। तो साइन थीटा का वैल्यू देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब कौन हो रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी लंब को कहेंगे ओ ए, लंब क्या हो जाएगा, ओ ए, और लंब बटा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। तो समकोण के सामने वाला भुजा कितना है, 2l है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2l। तो यहाँ से ओ ए बराबर क्या मिल जाएगा, तो ओ ए बराबर मिल जाएगा साइन थीटा इंटू 2l, या कहेंगे 2l इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है,
टॉर्क निकालना है, यानी बल आघूर्ण निकालना है। इस समरूप क्षेत्र में क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या दिखे थे? टॉर्क बराबर F इंटू लंबवत दूरी। F इंटू क्या होता है? लंबवत दूरी। बल आघूर्ण निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगा दिया, टॉर्क बराबर क्या होगा? F इंटू लंबवत दूरी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? E बराबर F बाई क्यू नॉट। तीव्रता का फॉर्मूला यही तो था, E बराबर F बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कहिए या फिर क्यू, यानी आवेश होना चाहिए। क्यू नॉट भी क्या है? आवेश है। क्यू भी क्या है? आवेश। तो जब E बराबर F बाई क्यू, तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो F बराबर E इंटू क्यू होगा। F बराबर क्या होगा? E इंटू क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि F बराबर क्या है? तो E इंटू क्यू, इसलिए टॉर्क बराबर, तो F है यहाँ पे, तो F के जगह पे क्या लिखेंगे? E इंटू क्यू। E इंटू क्यू। अब क्या है? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कितना है यहाँ पर? तो लंबवत दूरी यही तो होगा, कितना होगा? OA। और OA का वैल्यू कितना आया है? 2L साइन थीटा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 2L साइन थीटा। अब क्या करेंगे? तो ये Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, याद आ रहा है कुछ? Q इंटू 2L से विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? P से। और क्या होता है? विद्युतीय द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको किससे सूचित करते हैं? P से। तो Q इंटू 2L के जगह पे हम क्या लिखेंगे? E के जगह पर E, Q इंटू 2L के जगह पे हम लिख देंगे P। और क्या है? साइन थीटा। या फिर इसे ऐसे लिखेंगे E इंटू पी साइन थीटा, तो P इंटू टॉर्क बराबर क्या मिल जाएगा? P इंटू E इंटू साइन थीटा। अब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होगा? सदिश रूप में पूछा जाता है। सदिश रूप में, कि सदिश रूप में समरूप क्षेत्र में सदिश रूप में बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होगा? तो सदिश रूप इसका देख लेते हैं। तो सदिश रूप में क्या कहेंगे? टॉर्क बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये इसका सदिश रूप होगा। और ये क्या हो जाएगा? अदिश रूप। अब देखते हैं यहाँ पे विद्युतीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। तो कोई विद्युतीय द्विध्रुव है जिसको क्या करना है? θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है। तो ले लेते हैं यहाँ पर एक विद्युतीय द्विध्रुव। AB क्या है? एक विद्युतीय द्विध्रुव है। AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है। विद्युतीय द्विध्रुव में क्या होता है कि समान परिमाण होना चाहिए, विपरीत प्रकृति। तो एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज। और इसको क्या करना है? अल्प दूरी पर रखना है। तो इसके बीच का दूरी कितना होता है? 2L होता है। तो ये विद्युतीय द्विध्रुव है, इसको क्या करना है? θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है। तो इसका ये केंद्र हो जाएगा मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु है। ये क्षैतिज के साथ अभी कितना कोण बना रहा है? तो मान लेते हैं कि ये θ1 कोण बना रहा है। ये विद्युतीय द्विध्रुव जो AB है कितना कोण बना रहा है? θ1 कोण बना रहा है। अब क्या करेंगे? इस विद्युतीय द्विध्रुव को, ये जो θ1 कोण बना रहा है, इसको घुमाएंगे। θ1 कोण से कहाँ तक घुमाएंगे? θ2 कोण तक। तो घुमाते हैं इसको। चलिए, ये विद्युतीय द्विध्रुव था जो AB, इसको क्या किए? घुमा दिए हैं। तो पहले कितना कोण पे था? ये θ1 कोण पे। अब घुमा करके इसको क्या किया गया है? θ2 कोण पे। तो θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमा दिया गया है। तो ये विस्थापन कितना हुआ यहाँ पे? d थीटा। विस्थापन इतना ही तो हुआ, तो इस विस्थापन को क्या मानेंगे? d थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर जब विद्युतीय द्विध्रुव AB को यहाँ से पकड़ करके यहाँ तक, यानी θ1 से θ2 कोण तक घुमाया गया, तो घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा। तो बहुत कम दूरी तक घुमाया गया है। विस्थापन यहाँ पे कम हुआ है, तो कार्य भी क्या होगा? कम होगा। यानी d थीटा विस्थापन में हम कार्य निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि d थीटा विस्थापन के कारण, d थीटा विस्थापन के कारण कार्य।
तो जब यहाँ पे विस्थापन कम हुआ है तो कार्य भी कम होगा, तो क्या लिखेंगे dw। और कार्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? कार्य का फॉर्मूला जानते हैं बल गुने विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल गुने विस्थापन। विस्थापन को डेल एक्स या डेल थीटा लिख सकते हैं। तो बल गुने विस्थापन होगा। अब इस पे जो बल लगेगा विद्युतीय द्विध्रुव पे, तो अभी क्या बताया गया था? बल आघूर्ण। तो ये बल के जगह पे हम क्या लिखेंगे? बल आघूर्ण, टॉर्क। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमें क्या मिला था? तो मिला था PE और क्या मिला था? साइन थीटा। यानी F के जगह पे क्या लेना है? बल के जगह पे बल आघूर्ण लेना है, जिसका मान कितना होता है? PE साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं d थीटा विस्थापन के कारण कार्य कितना होगा? dw। और dw बराबर क्या लिखेंगे? बल के जगह पे बल आघूर्ण इंटू विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ है? d थीटा है यहाँ पे, d थीटा विस्थापन के कारण। तो विस्थापन कितना हो गया? d थीटा हो गया। तो dw के जगह पे dw, उसके बाद क्या है? टॉर्क। तो टॉर्क का वैल्यू कितना है? PE साइन थीटा। बल आघूर्ण कितना है? PE साइन थीटा। उसके बाद क्या है यहाँ पर? d थीटा। तो लिख देते हैं कितना? d थीटा। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें क्या करना है? कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। तो कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है, ये छोटा कार्य है। अब ये छोटे छोटे कार्य को, यानी कि जब इतना विस्थापित किया गया तो d थीटा विस्थापन के कारण कार्य निकला, तो ये छोटे छोटे कार्य को जब इकट्ठा करेंगे तो बड़ा कार्य मिलेगा। तो इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। dw, इसका इंटीग्रेशन कितना है? ये PE साइन थीटा इंटू d थीटा। तो dw का इंटीग्रेशन कितना होगा? dw का इंटीग्रेशन w। अब d थीटा यानी थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है, तो थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो इसके जाति का कौन है? साइन थीटा। बाकी को अलग कर देंगे। तो PE को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। बच जाएगा कौन? साइन थीटा इंटू d थीटा। अब देखेंगे इसे कहाँ से कहाँ तक घुमाया गया है। तो थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाया गया। तो लिमिट ले लेंगे यहाँ पे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। लिमिट आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो W बराबर क्या हो जाएगा? PE। अब देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो W बराबर क्या हो जाएगा? PE। अब यहाँ पर है कि माइनस कॉस थीटा। अब एक बार क्या करते हैं? अपर लिमिट को रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट को रखते हैं। तो माइनस कॉस, अपर लिमिट कितना है? थीटा 2। तो माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस देते हैं और लोअर लिमिट को रखते हैं। तो लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर? थीटा 1। तो लिखेंगे माइनस कॉस थीटा 1। तो W बराबर हो जाएगा PE माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस कॉस थीटा 1। माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? कॉस थीटा 1। और ये माइनस क्या हो गया? कॉस थीटा 2। ये कार्य का व्यंजक हो जाएगा। तो इस तरह से जो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र चैप्टर था वो इस टॉपिक पे समाप्त हो चुका है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।